कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक लीडरशिप बनाने का लीजिए अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। तो नरेंद्र मोदी अगर जसोदा बेन के साथ धोती और साड़ी अगर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब तो ठीक है। अखिलेश यादव जी को जो है कि अगर उनका निमंत्रण भी आता है तो उसे ठुकरा देना चाहिए, वापस कर। मेरे साथ पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता राम निषाद जी जुड़े हुए हैं। तो पहले ये बताइए राम निषाद जी, ये पीडीए क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पिछड़े दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, पसमानदा, अकलियत समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी रही है। और ये पीडीए जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी, हम लोग इनको जो है कि विशेष रूप से अपना कोर वोट बैंक बना करके जो है हम समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन अलायंस है एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस या नेशनल लीडरशिप बनाने का लीजिए अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के विजय रथ को जो है कि हम पीडीए फार्मूला के तहत अपनी साइकिल दौड़ा करके उसके रथ के पहिया को उखाड़ कर फेंकने का हम काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है कि मनुस्मृति के विधान को लागू करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने का, खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। और आप जहां देख लीजिए कि देश की प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है कि राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में हो चाहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में है आमंत्रित नहीं किया। जब संसद के नए भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसमें भी देश की प्रथम नागरिक हैं, संसद की संरक्षक कही जाती है, द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह आदिवासी हैं, शूद्र हैं, विधवा भी है। इस नाते जो है भारतीय जनता पार्टी उनको जो है कि दरकिनार करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है पूरी मजबूती के साथ अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है 2024 का चुनाव लड़ेगी और भाजपा के विजय रथ को जो है उत्तर प्रदेश में रोककर दिल्ली जाने का उनका रास्ता रोक देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, पीडीए का मतलब पिछड़ा हो गया, दलित हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, आदिवासी, तो सामान्य क्यों नहीं है? देखिए, जिनकी समाजवादी विचारधारा होगी वह सामान्य वर्ग के लोग निश्चित होंगे। सदैव से समाजवादी पार्टी जो है सबको साथ लेकर के चलती रही है। चाहे आप पुराने समय में देख लीजिए, रेवती रमन सिंह जो है भूमिहार ब्राह्मण समाज के रहे, ब्राह्मण समाज के रमाशंकर कौशिक हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, जयशंकर पांडे हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, माता प्रसाद पांडे जैसे लोग हों। राजपूत बिरादरी में देखेंगे तो आप मोहन सिंह हो, कपिल देव सिंह हो, ऐसे तमाम नेता रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी को दरकिनार करके चल रहे हैं, लेकिन हम अपने जो बेसिक वोट बैंक है हम उसको जो है कि विशेष रूप से संजो करके हम सबको साथ लेकर, सबको साथ करके चलने का काम करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा सामाजिक न्याय का एजेंडा है, किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों वंचितों का मुद्दा है, जो इस मुद्दे में विश्वास रखता है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का हो, हम लोग सबको गले लगा करके सबको सम्मान दे करके हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए राम मंदिर पर आप क्या कहना चाहिए? चूँकि आप तो जानते होंगे 4 शंकराचार्यों ने उसका बहिष्कार कर दिया है, तो क्या ये सही है? क्या आप ये बताइए कि जब राम का जन्म जो है चैत्र शुक्ल नवमी के हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इतना आपाधापी में क्यों है? अभी मंदिर का पूरा काम नहीं पूरा हुआ है, आधा अधूरा मंदिर है। और यह जो है कि 22 जनवरी को जो है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है यह न तो धर्म सम्मत है, न तो शास्त्र सम्मत है, यह पूरी तरह से धर्म विरोधी, सनातन परंपरा के विरोध में कदम उठाते हुए राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को यह पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यह धर्म का काम न होकर के भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के आधार पर काम करे। इसलिए 4 जो हमारे सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है, 4 शंकराचार्यों के साथ साथ तमाम धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, सारे लोगों ने जो है कि इस कार्यक्रम का जो है कि बहिष्कार किया है। और उन्होंने तो खुली रूप से कह दिया है कि हम नरेंद्र मोदी से जो है उद्घाटन कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कतई नहीं कराने देंगे। और देखिए, जैसा कि हमारे धार्मिक व्यवस्था में
ये व्यवस्था रही है कि सपत्नी की धार्मिक अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी अगर जसोदाबेन के साथ धोती और साड़ी का खूंट बांध करके अगर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा यह जो है कि सनातन परंपरा का गला घोटने का काम करेंगे, लात मारने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और मंदिर उद्घाटन में जो है धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार ही नहीं है। अगर ऐसा ये करते हैं तो शायद ये धर्म की एक नई परिपाटी की शुरुआत होगी। और यह तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र से साफ हो गया है कि यह जो कार्यक्रम यह हो रहा है यह धार्मिक व्यवस्था के तहत न होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना करके चुनावी लाभ लेने के लिए ही काम करे। इसीलिए यह समयानुकूल कार्यक्रम न करके आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम करके और राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। क्या भाजपा राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर क्रेडिट लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से, अपने फंड से मंदिर बनवा रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट का सारे हमारे समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक रहे परम पूज्य धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी कहा था कि देखिए हमारा देश संवैधानिक देश है, हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और संविधान के तहत अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर जो है मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोर्ट के निर्णय के आधार पर वो मंदिर बन रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के आधार पर बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्यक्रम कर रही है मंदिर का वह पूरी तरह से जो है कि उसको राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय सारी जो वंचित वर्ग की जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की जातियां हैं, उनको हिंदू बताती है। लेकिन 15 सदस्यीय जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो उसमें 15 सदस्यों में एक भी ओबीसी नहीं दिखाई दिया, एक भी एसटी नहीं दिखाई दिया। और यहाँ तक कि जब 30 अक्टूबर 1990 को वहाँ पर जो कारसेवा हुई थी और संविधान की व्यवस्था के तहत जो संवैधानिक पद पर बैठा होता है, जनता के हितार्थ जो है जो भी कदम उठाना होता है उठाया जाता है। वहाँ पर जो कारसेवकों का यह तो कहते हैं, मुलायम सिंह यादव जी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चला, क्योंकि जो भी संवैधानिक कुर्सी पर बैठा होगा कहीं सांप्रदायिकता की आग जो है में जनता जले नहीं, हमारा प्रदेश और देश बर्बाद न हो, तो उनको जो है कि इस तरह का सख्त कदम उठाना पड़ता है। लेकिन क्या यह कारसेवकों की इनको याद आई क्या? कल्याण सिंह अपनी सरकार को बलि चढ़ा दिए थे मंदिर के मुद्दे पर। जब 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पर जो है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया गया और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी वालों ने कल्याण सिंह को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहा था। उमा भारती और साध्वी रीतम्बरा जो लोधी और निषाद समाज के हैं, इनको जो है कि महान नेत्री कहा था और कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार जी को बजरंग बली कहा था। लेकिन जब शिलान्यास मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ उनमें इन नेताओं को नहीं बुलाया। और अभी जो उद्घाटन का कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें भी न विनय कटियार को बुलाया, न तो साध्वी रीतम्बरा को बुलाया, न उमा भारती को बुलाया। यहाँ तक कि आडवाणी और जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे उनके साथ भी ये सौतेला व्यवहार करके दरकिनार कर दिए थे। इनकी बड़ी थू हुई, लोगों ने बड़ा आरोप प्रत्यारोप किया, तब लज्जा शर्मा करके भारतीय जनता पार्टी संभवतः आडवाणी जी और जोशी जी को है उद्घाटन कार्यक्रम में बुला रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी नहीं, जनता पार्टी तो भगवान का जो है कि वो क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने गिरवी रख लिया है, राम को गिरवी पेटेंट करा लिया है, तो पहले तो उनको बुलाएंगे, भगवान उनको जल्दी से बुला ले। अखिलेश यादव कहा गया, तुलसी के रामचरितमानस में कहा है कि जा पर कृपा राम का होई, तो जब कृपा राम का होई, कौन राम? तुलसी के राम की, कबीर के राम, घटघट बासी राम, कड़कड़ में व्यापी राम। ये तो राम को जो है क्या का जो महत्व था 1990 से पहले, उस महत्व को जो है तार करने का ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि जब राम का संदेश आएगा माननीय अखिलेश यादव जी को तो जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 22 तारीख को ही जाएं। जब भी होगा, जब वो होगा वो संदेश आएगा तब जाएंगे।
ये बताइए कि जैसे जब 24 का चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सपा है मैदान में, जैसा कि आपने कहा कि साइकिल चलाकर हम तो पहुंच ही जाएंगे, तो लगता है कि इस बार की भाजपा को टक्कर दी जा सकता है? देखिए 2024 में निश्चित रूप से जिस तरह से जनता की कमर तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है, तमाम सब झूठे सपने दिखा करके हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में जो है हताश और निराश हो गए। यही नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकेंगे, उसको सत्ता से बेदखल करेंगे और 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके भाजपा के दिल्ली जाने का रास्ता रोकने का काम करेंगे। ये बताइए कि जो जैसे कि आपने सुना होगा कई बार ईवीएम पर भी सवाल उठते आए हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है और इससे जो है भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो क्या लगता है कि आपको ईवीएम हैक किया जा सकता है? आप ये बताओ, हमारे नियंत्रण में आपका बैग रखा हुआ है, हम इस बैग को उठा करके कहीं स्थानांतरित करके दूसरा बैग रख देंगे, क्या यह संभव है क्या? तो ईवीएम मशीन सरकार के संरक्षण में रहती है और सरकार क्या ईवीएम मशीन में हेर फेर नहीं कर सकती है? और ईवीएम है क्या? 7-8 हज़ार रुपया की मशीन है, 2 लाख का मोबाइल हैक हो सकता है, उसके डाटा को चुराया जा सकता है, बैंकों को से पैसा उड़ाया जा सकता है, एटीएम को हैक किया जा सकता है, चंद्रमा के तल पर उतरे हुए चंद्रयान को जो है इसरो में बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है और पृथ्वी से जो है तमाम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ईवीएम मशीन को क्या हैक नहीं किया जा सकता? उसमें हेरा फेरी नहीं किया जा सकता? उसके डाटा में बदलाव नहीं किया जा सकता? क्या ईवीएम जब बिगड़ जाती है तो ईवीएम बनाई भी जाती है? अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी अभी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई कि 20 लाख जो ईवीएम मशीनें गायब हुई हैं वह कहाँ चली गई, किसके ननियौरे चली गई, किसके मौसियौरे जेवरे ककेवरे चली गई? उन मशीनों का डाटा निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं है? और मैं कहता हूँ कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। जब जापान ईवीएम मशीन बनाता है, उसने कहा कि यह मशीन पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम से चुनाव न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाता है। और नीदरलैंड तो जो है ईवीएम को जो है असंवैधानिक करार दे दिया और विश्व के तमाम जो विकसित राष्ट्र हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, ब्रिटेन है, चाइना है, जब वहाँ ईवीएम से चुनाव न करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है तो भारत जैसे विकासशील देश में जो है ईवीएम से चुनाव कराया जाना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। चलिए बताइए, राम मंदिर के बाद मथुरा की कृष्ण मंदिर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका निर्माण करवाएंगे, तो राम मंदिर के बाद क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये बेईमानों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है और मुखबिरों की पार्टी है। ये तो देश को सत्यानाश करना चाह रही है, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। अरे नौजवानों की बात करें, ये बेईमान को बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि हमारे नौजवान जो है मारे फिर रहे हैं और नौजवानों को रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं, और जो नौकरी भी दे रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के नाम पर, संविदा के नाम पर दे रहे हैं, उसमें भी हमारे नौजवानों की कमर तोड़ने का, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम करे। तो यह भारतीय जनता पार्टी वालों को रोजगार की बात क्यों नहीं करते, किसानों की समस्या की बात क्यों नहीं करते, छात्र नौजवानों की पढ़ाई की बात क्यों नहीं करते, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? अभी तो एक भी, यही लखनऊ है, 6 इन्वेस्टर समिट करके अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया, लेकिन एक भी इन्वेस्टर समिट जो है कि धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। आप बता दो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक भी ऐसा कोई यहाँ पर बता दे भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि लखनऊ में दिखाई दे रही है? यह भारतीय जनता पार्टी ढकोसलाबाजी केवल करती है, केवल धर्म की अफीम चलाकर यह जनता को जो है भटकाने का, उनका वोट हथियाने का काम करती है। लेकिन वही भटकी हुई, लटकी हुई, अटकी फटकी हुई जनता इनको फटकारने का काम करेगी और 2024 के चुनाव में इन्हें दुत्कारने का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ निषाद राज जी जुड़े हुए थे और सपा कार्यालय के बाहर मैं खड़ा हूँ राजधानी लखनऊ में। तो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि भाजपा किस तरह से अपना वोट बैंक के लिए, राम मंदिर या और अन्य चीज़ों के लिए किस तरह से अनदेखी कर रही है, या और चीज़ों पे या दलितों पे भी इन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो सोचने लायक है। श्रीवास्तव, ब्रह्मलेखनी समाचार से कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ, नमस्कार।